हम लाते हैं टॉप न्यूज, आपके फेवरेट टॉक शोज और अनलिमिटेड एंटरटेनमेंट सिर्फ यूट्यूब पर। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को क्लिक करके हमारी लेटेस्ट वीडियोस के बारे में अपडेट जानें। सब्सक्राइब कीजिए और हम आपको लिए चलेंगे आपकी फेवरेट वीडियो की तरफ। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। नाज़रीन, मुल्क भर में जो सूरत हाल है वो बदस्तूर, उसमें एक तशवीश का आलम है। सड़कें, मोटरवेज जगह जगह से बंद हैं। कल से अब तक 6 अफराद की हलाकत जो है उसकी तस्दीक हो चुकी है। सैकड़ों की तादाद में लोग ज़ख्मी हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान ने यह मुतालबा किया है कि वज़ीर आज़म खाकान अब्बासी को और इंटीरियर मिनिस्टर एहसन इकबाल को मुस्ताफ़ी हो जाना चाहिए। दूसरी तरफ अफवाज पाकिस्तान ने रजामंदी शो की है। वो कहा है कि हम तैयार हैं, रेडी हैं इंटरवीन करने के लिए, सूरत हाल को बहाल करने के लिए। ताहम अफवाज पाकिस्तान की ऑफिशियल पोजीशन जो हमारे सामने अब तक आई है वो यही है कि इस मसले को पुरअमन तरीके से हम हल करना चाहिए, इसमें फोर्स का यूज़ नहीं होना चाहिए। ताहम पंजाब रेंजर्स अब इस्लामाबाद की इंतज़ामिया की मदद करने के लिए मौजूद है। जो तशद्दुद के वाक़यात हुए उसमें मिनिस्टर्स के घरों पे जो हमले कल हम आपको बता चुके हैं, जैसे कि जो जाहिद हामिद साहब हैं सियालकोट में, उनकी हवेली पे हमला हुआ। मियाँ लतीफ़ साहब को जो है उनके ऊपर हमला हुआ। आज राना सनाउल्लाह साहब के घर के बाहर जो रेजिडेंस है वहाँ पर बहुत बड़ी तादाद में मुजाहिरीन जमा थे और पुलिस को उन्हें मुंतशिर करने के लिए आंसू गैस का इस्तेमाल करना पड़ा। जो पॉजिटिव डेवलपमेंट्स है वो ये है कि पैमरा ने टेलीविज़न चैनल्स को खोलने का फ़ैसला किया जो अंदाज़न 20 घंटे से ज़्यादा बंद रहे। इसी तरह पाकिस्तान टेलीकम्युनिकेशन अथॉरिटी ने सोशल मीडिया साइट्स, ट्विटर, फेसबुक और बाकी साइट्स को खोलने का भी फ़ैसला किया है। ताहम पैमरा ने टेलीविज़न चैनल को वार्न किया है कि इंतशार फैलाने वाली बात जो है ये गैर ज़िम्मेदारी की बात टेलीविज़न चैनल ना करें। जो मौमा है वो ये है कि जिन मिनिस्टर्स, हुकूमती एहलकारों ने ये सारा इंतशार फैलाया अपनी गैर ज़िम्मेदार सियासी रवश या किसी मकसद या हिकमत अमली, क्या उनका भी कोई हिसाब हो पाएगा? इस डिस्कशन में मेरे साथ शामिल हैं जनरल रिटायर्ड खालिद नईम लोधी साहब, दिफाई तज्जियाकार हैं, रावलपिंडी से मुझे वाया सेटेलाइट ज्वाइन कर रहे हैं। जनाब फवाद चौधरी साहब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के तर्जुमान हैं, वाया सेटेलाइट मुझे लाहौर से ज्वाइन कर रहे हैं। मज़हर अब्बास साहब जो हैं वो मुझे फ़ोन लाइन पे या DSNT पे ज्वाइन करेंगे कराची से। और इसी तरह जनाब एजाजुल हक साहब जो MNA हैं पाकिस्तान मुस्लिम लीग सदर पाकिस्तान मुस्लिम लीग ज़िया ग्रुप के, वो भी मुझे फ़ोन लाइन पे ज्वाइन करेंगे। अ वेरी वार्म वेलकम टू ऑल माय गेस्ट। अगर मैं इजाजुल हक साहब से बात का आगाज कर सकूं। इजाजुल हक साहब अस्सलाम वालेकुम। हेलो जी इजाजुल हक साहब, मैं आपको सुन सकता हूं जी। मोहित, आपने मुझसे सवाल किया? इजाजुल हक साहब से। इजाजुल हक साहब जी, इजाजुल हक साहब आपको मेरी आवाज़ आ रही है? अच्छा, अगर इजाजुल हक साहब की लाइन जो है वो ड्रॉप हो गई है तो मैं डिस्कशन का आगाज़ खालिद नईम लोधी साहब से कर लेता हूँ। जनरल खालिद नईम लोधी साहब अस्सलाम वालेकुम, कैन यू हियर मी? वालेकुम अस्सलाम जी, बिल्कुल आपकी आवाज़ क्लियर है, मुझे आपकी आवाज़ आ रही है। जनरल साहब, इसकी क्या वजह है कि अफवाज पाकिस्तान ये तो कह रहे हैं कि वो अपनी कॉन्स्टिट्यूशनल रिस्पॉन्सिबिलिटी पूरी करने को तैयार हैं, लेकिन साथ ही फ़ौज इस मामले में कूदने से गुरेज भी कर रही है, कॉरस्पॉन्डेंस हो रही, क्या वजह है इसकी? देखिए, बुनियादी बात यह है कि जिस नहज पे ये मामला पहुंच चुका है, और अगर आप इजाज़त देंगे तो मैं इसका थोड़ा सा पोस्टमार्टम भी करना चाहूँगा, लेकिन आपके इस सवाल का पहले मैं जवाब दे दूँ। जिस नहज पे ये मामला पहुंच चुका है, जिस तरीके से तमाम मुल्क में हमायत में जुलूस निकाले जा रहे हैं, मेरी बात ये पक्की नोट कर लीजिए कि ज़ोर से अगर आप ये काम करना चाहेंगे, फ़ोर्स की बुनियाद पे अगर ये काम करना चाहें तो आपकी ये फ़ौज कम पड़ जाएगी। आपको अगर अंदाज़ा हो तो मेरा ख़्याल है कि आर्मी चीफ़ ने इस चीज़ का सही अंदाज़ा लगा लिया है और उन्होंने बिल्कुल सही बात कही है कि इसको पुरअमन तरीके से हल किया जाए और इसको नेगोशिएशन से हल किया जाए और देखा जाए कि इसके और कौन से तरीके हैं जो हो सकते हैं। अगर आप इजाज़त दें तो मैं सिर्फ 2 मिनट लूँगा। अगर आपने इस पूरे मामले का तज्जिया करना है तो हमें अपने आँखों से कुछ कलर्ड ग्लासेस उतारनी पड़ेंगी। सबसे पहले तो यह है कि हमें सियासी जिस रंग से हम मुख्तलिफ देख रहे हैं, कुछ लोग ये कह रहे हैं चूँकि फ़ौज इक़्तिदार पे कब्ज़ा करना चाहती है लिहाजा वो हालात ख़राब करवा कर
और इसके लिए वो अब हालात तैयार कर रही है, जो कि बिल्कुल एक लगव थ्योरी है जिसकी कोई बुनियाद नहीं बनती। फौजी तर्जमान के आपने बयान देख लिए, चीफ का आपने तरीक़ाकार देख लिया, उनके आपने एटीट्यूड देख लिया। उसके बाद एक ये बयानिया आ रहा है कि फ़ौज को ज़बरदस्ती टेक ओवर करवाने के लिए हुकूमत ऐसे इस किस्म के मामलात कर रही है ताकि इस किस्म की एनवायरनमेंट पैदा हो जाए कि फ़ौज के लिए कोई और ऑप्शन ना रहे बट टू टेक ओवर। ये भी मेरा ख्याल है कोई तरीके की बात नहीं है, इसलिए कि फ़ौज इतनी बेवकूफ़ नहीं है कि वो किसी के कहने पर या किसी के ईमा पर या किसी के फिर तरीके की बात है क्या? आपने दोनों थेरीज़ को, जो दोनों प्रीडोमिनेंट बड़ी थेरीज़ हैं जो सूरत हाल को एक्सप्लेन करने के लिए लोग जिसका इस्तेमाल करते हैं, दोनों को आपने रद्द कर दिया है, तो फिर इतना मामला जो है वो इतनी शिद्दत इख्तियार आखिर क्यों कर गया है? पूरा पाकिस्तान जो है वो सस्पेंड हो गया है, सारी ट्रांसपोर्ट, मोटरवे, सड़कें, शाहराहें, स्कूल, कॉलेजेस, फैक्ट्रियों, सारा का सारा मामला ही ठप हो। ऐसा तो कभी हुआ ही नहीं है, तो फिर क्यों हो रहा है ऐसे? जी आप सही कह रहे हैं। ये सिम्टम्स हैं, पक्के इंडिकेटर्स हैं टोटल सिस्टम फेलियर के। जो निज़ाम इस वक्त राइज है, आपका सियासी निज़ाम, वो मुकम्मल तौर पे अपना फेलियर आपके सामने पेश कर रहा है और इसमें फेलियर्स के बेशुमार वजूहत हैं। मैं तो साफ ज़ाहिर है कि कोई पॉलिटिकल एनालिस्ट नहीं हूँ, थोड़ा बहुत मैं जानता हूँ। आज अगर पाकिस्तान के छोटे छोटे गवर्नेबल सूबे होते, आज अगर पाकिस्तान के जो MNAs और MPAs हैं वो ये कानून साजी की अहमियत को समझते कि एक पहली खानदगी होती है, दूसरी खानदगी होती है, हर लफ्ज़ को गौर व फिक्र से पढ़ा जाता है। आज अगर आपका कानून का जो महकमा है वो देखता कि जी उनकी क्या जिम्मेदारी है, तो यहाँ तक नौबत ना पहुँचती। आपकी पुलिस सिर्फ हेलमेट पहन कर और यूनिफॉर्म पहन कर ये मुझे जरा एक अहम मेंबर लेजिस्लेशन, मुझे एक अहम MNA, एक अहम सियासतदान, एक कानून बनाने वाले के पास जाने दीजिए। जनाब मोहतरम इजाजुल हक साहब, आप करीब रहे हैं PMLN के, नवाज शरीफ साहब के सपोर्टर्स में रहे हैं, आप हमें क्या बताएंगे कि हुकूमत जिसको गलतियां पहले कहा हुआ नहीं, फिर कहा क्लैरिकल मिस्टेक हो गई है, फिर पता चला पैरा 7B और आर्टिकल 7B और 7C को दानिस्ता तौर पर ड्रॉप कर दिया है, आखिर किसने किया, ये कैसे हुआ, हम इस सूरत हाल तक कैसे पहुंचे? देखिए, ये बहुत बड़ा डॉक्टर साहब सवालिया निशान है आपका, और इस कमेटी में मैं खुद मौजूद रहा हूं और कमेटी की कोई 26 के करीब मीटिंग्स हुई है। अच्छा। और जो सब कमेटी थी उसकी 96 मीटिंग्स हुई है। ठीक। और कहीं इस बात का जिक्र नहीं आया कि खत्म नबूवत के इसमें इकरारनामे पे, हल्फनामे पे कोई तब्दीली आ रही है। अब ये मालूम नहीं कि सब कमेटी के अंदर कोई बातें होती रही हैं कि नहीं होती रही हैं। अच्छा। फिर ये कोई 200-250 सफ़ात पे मुश्तमिल या कम अज कम बहुत मोटी सी किताब थी जिसमें सारे कवानीन उन्होंने, ये जो तब्दीलियां की गई थी इसके अंदर, और बहस ज्यादा ये होती रही कि ओवरसीज पाकिस्तानी को दिया जाए कि ना दिया जाए, हक दिया जाए कि ना दिया जाए, और PTI इंसिस्ट कर रही थी और मुस्लिम लीग नून नहीं चाह रही थी। तो ये बातें वहां पर होती रही, और मैं खुद तकरीबन कमेटी की, मैंने अगर मैं मुल्क से बाहर था तो कुछ मीटिंग्स नहीं अटेंड कर सका, लेकिन तकरीबन सारी की। और फिर ऑल ऑफ अ सडन शेख रशीद साहब ने सबसे पहले निशानदेही की असेंबली के अंदर खड़े होकर, और कि ये क्या किया गया है। और सर हाफिज हमदुल्ला साहब ने सबसे पहले निशानदेही उन्होंने किया, फिर शेख रशीद साहब ने किया, और फजलुर रहमान साहब से उन्होंने डायरेक्ट सवाल पूछा असेंबली के अंदर। और अब देखें, मैं खुद क्योंकि वजीर मजहबी अमूर रह चुका हूँ डॉक्टर साहब, मैंने अपने टेन्योर के दौरान ये देखा था कि ये बहुत प्रेशर पाकिस्तान के ऊपर, इस कानून के ऊपर, खत्म नबूवत के बारे में, और ख़ास तौर पर जो ब्लास्फेमी लॉ है इसके बारे में, तौहीन रिसालत का, फिर हदूद ऑर्डिनेंस है उसके बारे में, ये बहुत प्रेशर पाकिस्तान के ऊपर। मेरी मीटिंग्स हुई है स्टेट डिपार्टमेंट के अंदर, उनको समझाने की कोशिश की गई। उसके बाद यूरोपियन यूनियन ने GST+ के अंदर कुछ ऐसे नुकात डाले हुए हैं कि वो हुकूमत पर प्रेशर डालते हैं कि जी फलां शख्सियत को आप छोड़ दें, मतलब रिलीज कर दें, आप फलां कनाडा लेने के लिए तैयार है, जर्मनी लेने के लिए तैयार है। और ये सारी बातें जो हैं मेरे उसमें गुजरी, और मुझे याद है कि जब 2006 में मैं पहला दौरा था परवेज मुशर्रफ साहब के साथ, जो मैं बैरून मुल्क गया उनके साथ, और अमेरिका का दौरा था। उस दौरे से जाने से पहले, अब मुझे नहीं मालूम था कि दौरा आ रहा है, लेकिन ये मालूम था कि इतनी मीटिंग्स हुई जिसमें 2-3 चीजें, बहुत NGOs को बुलाया गया जो कि खुलकर ये बात कर रहे थे जी कि ब्लास्फेमी लॉ को किस तरह तब्दील किया जाए, हदूद ऑर्डिनेंस को किस तरह तब्दील किया जाए।
और ये मीटिंग्स होती रही और आखिरकार उन्होंने एक मीटिंग ऐवान सदर में बुलाई जिसमें कि मेंबरान कौमी असम्बली को बुलाया गया। चौधरी शुजात साहब, मैं, जफरुल्लाह जमाली उस वक्त मेरा ख्याल है वजीर आजम थे। आप बुनियादी तौर पे इस तरफ इशारा कर रहे हैं कि जो कुछ भी वजीर कानून जाहिद हामिद साहब ने किया उसमें बैरूनी दबाव का, मगरबी हुकूमतों का, स्टेट डिपार्टमेंट का, अमेरिका, बरतानिया, यूरोपियन यूनियन का दबाव हो सकता है जिसके नतीजे में ये तरमीम खामोशी से की गई, ये इशारा दे रहे हैं आप? देखिए, दबाव हो भी सकता है, दबाव नहीं भी हो सकता, लेकिन जो डॉक्टर साहब बात है कि क्योंकि मैंने ये खुद चीज देखी है, उन मीटिंग्स के अंदर मैं बैठा हूं, अगर एमएनए उस वक्त खड़े होकर शोर ना डालते कि जनाब अगर ये तब्दील किया गया तो फिर लोग हमारे मुखालिफ हो जाएंगे और हम सवाल ही पैदा नहीं होता। देखिए डॉक्टर, ये एक हम जो नजरिया हमारा है ना, हम ये मुल्क एक नजरियाती मुल्क है, इसको आप एक्सेप्ट करें या ना करें, यहाँ के अवाम जो है 98.9% सर मुल्क नजरियाती है। अभी तो नवाज शरीफ साहब ने कहा कि मैं नजरियाती हूँ। बस तो यहीं पे आके जो है ना, जो सवालिया निशान पैदा हो गया। अब ये उन्होंने रिसेंटली ये बात करनी शुरू की है कि मैं नजरियाती हूँ। अब ये मालूम नहीं कि उससे उनका क्या मतलब है, क्या वो राइटिस्ट से अब कोई नजरियाती हो गए हैं, कोई सेकुलर हो गए हैं, या कोई और नजरिया उनका आ गया है, क्योंकि नवाज शरीफ की सियासत तो शुरू ही बिल्कुल सही है। मतलब आपसे बेहतर कौन समझता है, मतलब जाहिर है उनका जनरल ज़ियाउल हक से ताल्लुक रहा जिसको वो मानते भी रहे। मेरे साथ है ये, मैं ज़रा सूरत हाल को मज़हर अब्बास साहब की तरफ जाऊँ, फिर मैं फवाद चौधरी साहब की तरफ आता हूँ। मज़हर अब्बास साहब, बहुत ही क्विकली आप क्या समझ रहे हैं इस वक्त की हुकूमत से ये गलती हो गई या दानिस्ता तौर पर किसी तबका फ़िक्र को या बैरूनी ताकत को खुश करने के लिए उन्होंने ऐसा किया जिसके उनको लेने के देने पड़ गए? शुक्रिया मोहित। देखिए, इस वक्त तो मुझे गवर्नमेंट सीसीयू में लग रही है, उसके बाद आईसीयू में चली जाती या नहीं चली जाती ये देखना है। इस वक्त ये सिचुएशन जो है जिस तरीके से भी हुई है, जिसकी भी गलती है, दानिस्ता या ना दानिस्ता, इसको जो भी समझदार हुकूमत होती हैं, समझदार हुक्मरान होते हैं, वो फौरी तौर पे उसका इजाला करते हैं। और अगर मुतालबा ये होता है कि जी इसके नतीजे में कोई ज़िम्मेदार है तो उसके ख़िलाफ़ कार्रवाई करें। अगर ये फौरी तौर पे ये काम कर लिया जाता तो ये 2 दिन में इशू सारा ख़त्म हो जाता। अगर किसी भी स्टेज पर आपने, आखिर नवाज शरीफ साहब ने 24 घंटे में रिपोर्ट मांगी थी ना, वो 24 घंटे की जो रिपोर्ट है उसको 25 दिन क्यों लग गए? उसको उन्होंने शाया नहीं किया, उसको पब्लिक नहीं किया। फिर हमें पता चला वो दबाव डाल रहे हैं राजा जफर हक साहब पे कि तब्दीली की जाए रिपोर्ट पे। मुईद, अगर फर्ज करें पब्लिक नहीं भी किया तो अगर रिपोर्ट आपके पास आई है तो उसके लिहाज से कार्रवाई तो कर देते ना, एक्शन तो ले लेते। अगर फर्ज करें उसमें यह कहा जाता कि जी दानिस्ता या ना दानिस्ता वजीर कानून इसमें इसके जिम्मेदार हैं, तो वजीर कानून को यह मैसेज दिया जाता कि जी आप पार्लियामेंट में जाके अपना इस्तीफ़ा जो है वहाँ खड़े होकर दे दें। इस्तीफ़ा वॉलंटरली भी वजीर कानून दे सकते हैं। यानी आप ये कह रहे हैं कि अगर जाहिद हामिद साहब को सिर्फ छुट्टी पे ही भेज दिया जाता महीने के लिए, वो और अनुषा बरतानिया चले जाते, छुट्टी पे चले जाते, माफी मांग लेते, फिर मंजर से हट जाते, तो इसका कोई तस्फिया आज से 7-8 दिन पहले हो सकता था। मुईद, अगर सिर्फ खड़े होके वो क्या, ऐसा क्या बात है, छुट्टी क्या मतलब? अगर वो इस्तीफा दे देते, वो कहते कि मैं जिम्मेदार नहीं हूं इसका, लेकिन चूंकि मेरे वजह से ये वजह तनाज़ा बन गया है तो मैं स्टेप डाउन करता हूं, तो मेरा ख्याल है इससे सिचुएशन डिफ्यूज होती, गवर्नमेंट एक बेहतर ऑप्शन के साथ जाती और शायद ये सिचुएशन नहीं होती। दूसरी अहम बात, मुझे बड़ा ताज्जुब है, जो सुप्रीम कोर्ट में इंटेलिजेंस रिपोर्ट सबमिट की गई उसमें यह कहा गया कि यह सियासी मसला है, और सवाल यह है कि उनको क्या रिपोर्ट में इसके पॉसिबल रिपरकशंस का जिक्र नहीं था? क्या अगर ऑपरेशन होता तो उसके नतीजे में कहां कहां डिस्टर्बेंस हो सकती थी पूरे मुल्क में? क्या ये रिपोर्ट में मेंशन नहीं था? जिसकी अगर मेंशन होता तो शायद सुप्रीम कोर्ट इस तरह की ऑपरेशन की डायरेक्शन नहीं देती। ये अगर नहीं मौजूद है तो फिर मुझे जरा से भी पूछा जाए। अच्छा, मैं इस चीज़ पे फिर आता हूँ, सुप्रीम कोर्ट के इशू पे। ज़रा फवाद चौधरी साहब, यहाँ पे मसला था कि रेजिग्नेशन अगर हो जाती लॉ मिनिस्टर की, अब आपकी जमात के जो चेयरमैन है वो कह रहे हैं कि खाकान अब्बासी साहब की हुकूमत को ही रिज़ाइन कर देना चाहिए, खाकान अब्बासी साहब रिज़ाइन करें, एहसन इकबाल साहब रिज़ाइन करें। आप समझते हैं इससे कम पे अब गुजारा नहीं हो सकता? क्यों आप रेजिग्नेशन मांग रहे हैं वज़ीर आज़म का?
देखिए मोहित साहब, जो मामला है वो थोड़ा सा उसको मैक्रो पहले उसका एनालिसिस चाहिए। आप ये देखें कि ये सूरत हाल क्यों बनी है। इस सूरत हाल की बुनियादी वजह जो है वो ये है कि जब पनामा पेपर्स का फैसला आया है उसके बाद से जो PMLN की हुकूमत है उसकी मॉरल अथॉरिटी एरोड हो गई, और हमने उस वक्त ये पॉइंट आउट किया था कि अब आपकी पॉलिटिकल अथॉरिटी नहीं रहेगी। और इमरान खान साहब ने हमने जो मुतालबा किया था अर्ली इलेक्शंस का, वो इसलिए ही किया था कि आप जो जमहूरियत है वो कोई फौजी हुकूमत की तरह कोई डंडे के ऊपर तो नहीं चल रही होती, वो तो एक मॉरल अथॉरिटी के ऊपर चल रही होती है। सो जब आपकी मॉरल अथॉरिटी ख़त्म हो गई, और शाहिद खाकान अब्बासी साहब को तो लोगों ने इलेक्ट नहीं किया था, PMLN को तो नवाज शरीफ की क़यादत में इलेक्ट किया गया था। जब उनको कन्विक्शन हो गई उसके बाद नून लीग को खुद, लेकिन लीडर ऑफ द हाउस चेंज हो जाता है पूरी दुनिया में। लीडर ऑफ द हाउस चेंज हो जाता है। जब खाकान अब्बासी प्राइम मिनिस्टर बने तो लोगों ने बड़ी तारीफ की, मुदब्बर हैं, पढ़े लिखे हैं, अटेंशन टू डिटेल है, दफ्तर टाइम पे आते हैं, इंटरनेशनलिस्ट हैं, वो सब कुछ तो था। जो शाहिद खाकान अब्बासी साहब जब से वज़ीर आज़म बने हैं, आप देख लें कि वो जाती उम्रा में कितने देर रहे हैं और अपने दफ्तर में कितने देर रहे हैं, तो आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि हुकूमत तो जाती उम्रा से ही चल रही थी। और यही वजह है कि एक पॉलिटिकल वैक्यूम पाकिस्तान में क्रिएट हो गया, जिससे दैट लेड टू एन एडमिनिस्ट्रेटिव क्योस। अभी जो पाकिस्तान का मसला है वो असल मसला ये है कि पाकिस्तान में हुकूमत नज़र ही नहीं आ रही। एक जो आपने जिस तरीके सबसे ज़्यादा मुझे जो पर्सनली अफसोस है वो तो उन पुलिस वालों का और FC वालों का है जिनको आपने धकेल दिया। 60-70 पुलिस वाले उसमें इतने शदीद जो हैं वो ज़ख्मी हो गए हैं। लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज के जो जवान हैं आप उनको आगे करके खुद पीछे से गायब हो गए हैं। एहसन इकबाल जैसा इनकॉम्पिटेंट जो है वो वज़ीर दाखिला है, जिसको पता ही नहीं है कि उसने करना क्या है, क्या नहीं करना, हर चीज़ जो है वो अदालत पे डाल के चल रहे हैं। लेकिन इकबाल साहब ये इल्जाम लगा रहे हैं कि तहरीके इंसाफ जो है इन मुजाहिरीन को मुश्तइल कर रही है, इनको शह दिला रही है। एहसन इकबाल साहब ने आज ये भी कहा है। ये भी एहसन इकबाल साहब की इंतहाई एक अहमकाना और बेवकूफ़ाना बात है। उसकी वजह यह है कि टू बी फेयर विद पीपल्स पार्टी और PTI ने जितनी रिस्पॉन्सिबिलिटी का मुजाहरा किया है इस सारी सिचुएशन में, एक इंतहाई जिम्मेदार अपोजिशन होने का सबूत दिया है। मुमकिन ही नहीं है अगर इस अपोजिशन की जगह PMLN अगर अपोजिशन होती तो आप देखते हैं कि वो किस तरह से उन्होंने माजी में मजहब के कार्ड को इस्तेमाल किया, किस तरीके से मुस्लिम लीग नून जो है उन्होंने अपने मुखालिफिन के खिलाफ मजहबी कार्ड जो है वो इस्तेमाल किया। इसके बावजूद हमारा जो रिस्ट्रेंट है, जो अपोजिशन का एक ओवरऑल जो रिस्ट्रेंट है, उसको बजाय इसके कि वो कदर की निगाह से देखें, वो दोबारा फासले पैदा कर रहे हैं हुकूमत में और मामलात में। असल बात यह है जो इमरान खान ने ये कहा है कि आप अब भी नहीं, आप मुझे बताएं आप इलेक्शंस की तरफ आप क्यों नहीं जा रहे हैं? जब आपकी 3 महीने में या 4 महीने में आप क्या ऐसा कारनामा कर लेंगे जो आप 4.5 पौने 5 सालों में नहीं कर सके? हुकूमत इस वक्त बिल्कुल लग रहा है कि कोई रियासत यतीम है, ना किसी को पता है। अथॉरिटी वजीरों के घरों पे हमले हो रहे हैं, पुलिस वाले जो है वो अपनी जान बचा के भाग रहे हैं। अब आप देखेंगे अगर ये एडमिनिस्ट्रेटिव क्योस रहता है तो अगले चंद दिनों में हम मजीद ज्यादा धंस जाएंगे इस मामले में। एज ए सिटीजन मेरा और आपका क्या इंटरेस्ट है? हमारा इंटरेस्ट मुझे एक ब्रेक, फवाद चौधरी साहब मुझे एक ब्रेक लेने दीजिए। नाज़रीन, बात यहाँ तक पहुँचती है कि हुकूमत की मॉरल अथॉरिटी ये बड़ी वाज़ेह होती चली जा रही है कि हुकूमत की जो कैपेसिटी है गवर्न करने की, उसकी जो मॉरल अथॉरिटी है, उसके अपने इंतज़ामी ढांचे को इस्तेमाल करने की जो सलाहियत है, उसमें बहुत कमी वाक़या हो चुकी है। हुकूमत इस सूरत हाल को अकेले अब संभाल सकती भी नहीं है। एक ब्रेक लेते हैं और ब्रेक के बाद देखते हैं कि आखिर हल अब है क्या। नाज़रीन, वेलकम बैक। नाज़रीन, अगर आप दुनिया न्यूज़ की स्क्रीन पे देखें तो 2 किस्म के टिकर वहाँ पे चल रहे हैं। एक ये है कि जाहिद हामिद साहब इस्तीफ़ा देने पे गौर कर रहे हैं और वो इस्तीफ़ा ग़ालिबन कुछ घंटों में दे सकते हैं। दूसरी तरफ राजा ज़फ़रुल हक साहब की निस्बत से एक टिकर चल रहा है कि इस्तीफ़े से हल निकल सके तो कोई हर्ज नहीं है, लेकिन इस्तीफ़े देने से मुतालबात जो है वो बढ़ भी सकते हैं। इजाज़ुल हक साहब, आपकी क्या असेसमेंट है कि अब जाके 21वें दिन जो चीज़ जाहिद हामिद साहब को तीसरे चौथे दिन करनी चाहिए थी, अब उनके इस्तीफ़े से ये मसला हल हो जाएगा या मज़ीद इस्तीफ़े चाहिए होंगे?
देखिए, इसमें आपको मैंने पहले भी जिक्र किया था कि ये हमारी जो सोच है वो बड़ी एक नजरियाती सोच है। पहले दिन ही मैं समझता हूँ कि ये बड़ी से बड़ी कुर्बानी, और खास तौर पर जितने इस हुकूमत के अंदर जुगार लोग थे वो सब के सब मतलब कोई जमात इस्लामी से आया हुआ है, कोई जमीयत तुलबा इस्लाम से आया हुआ है, उन सब ने ये खत्म नबूवत में और उसके बाद नफास इस्लाम के लिए जो तहरीक चल रही थी उसमें सबने हिस्सा लिया हुआ है। मुझे ये समझ नहीं आई कि आज तक 70 साल में तो पाकिस्तान की तारीख में किसी वजीर ने अपने किसी महकमे में भी लगा हो कि अगर कोई गड़बड़ हो जाए तो कभी इस्तीफा नहीं दिया। ये मामला था खत्म नबूवत का। इनको चाहिए था कि भाई बड़ी से बड़ी कुर्बानी अगर देनी पड़ती इनको चुप करके दे देनी चाहिए थी, और देकर ये लोग भी जाने के लिए तैयार थे। शुरू में जो गुफ्तगू हुई उसके अंदर उन्होंने कहा कि जनाब अगर हमारा मुतालबा मान लिया गया तो हम ये चले जाएंगे, लेकिन वो बज़िद थे कि जी हम अपना करेक्टर सर्टिफिकेट क्यों किसी को दें, हम किसी को क्यों बताएं हम मुसलमान हैं कि नहीं मुसलमान। जब आपसे एक इतनी बड़ी गलती हुई है और आपने उस गलती को इसलिए तस्लीम किया कि आपको दोबारा उसको कानून लाना पड़ा, उसको 7B और 7C को दोबारा बहाल करना पड़ा, और फिर आपने कहा कि अब खत्म नबूवत जो है वो हमने क़यामत जो है उसको मजबूत कर दिया। जी तो फिर भी मेरा ख्याल है कि उस गलती को तस्लीम कर लेना चाहिए था। राजा ज़फ़रुल्लाह की रिपोर्ट सामने ले आनी चाहिए थी, मैं समझता हूँ, और लाने के जो भी उस रिपोर्ट के अंदर है हमें मालूम नहीं है, लेकिन जल साहब आप कुछ कह रहे हैं, तय करना चाहिए था। जल साहब कह रहे हैं, मजहर कह रहे हैं। जी डॉक्टर साहब, जी डॉक्टर साहब, मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि चले देर आए दुरुस्त आयद, लेकिन अब इसका एक और पहलू निकलेगा कि चूँकि अभी चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ ने मुलाकात की वज़ीर आज़म के साथ, तो अब इसको ये तावील दी जाएगी कि जी ये आर्मी ने डिक्टेट करवाया है कि जी वो दे। ये भाई इसको एक और ट्विस्ट जो है ना आप देखेंगे कि मिलेगी, जो कि बहुत अफसोसनाक बात है। एक बात मैं करना चाहूँगा, इजाज़ुल हक साहब चूँकि उस कमेटी के मेंबर थे, अगर कोई कमेटी का मेंबर ये कहे, चाहे वो अपोजिशन का हो चाहे वो गवर्नमेंट का हो, कि वो रिस्पॉन्सिबल नहीं है इसमें, तो मैं इस बात को बिल्कुल मानने को तैयार नहीं हूँ। अगर कमेटी के मेंबर 250-300 सफ़े का एक कानून पढ़ नहीं सकते और उनके पास टाइम नहीं है तो उस कमेटी से इस्तीफ़ा दें। और वो तमाम लोग जिन्होंने वोट दिए थे, जिनके आगे वो मोटी किताब पढ़ी हुई थी, जिसको पढ़े बगैर उन्होंने वोट दिए, और जब कहा गया था कि जनाब कम अज़ कम इनको BA पास होना चाहिए, तो सब ने बहुत इस पर ऊपर शोर मचाया था। तो आप दोबारा रिव्यू करें इन सारी बातों को कि भाई आप मुकन्ना में पढ़े लिखे लोगों को भेजें, ऐसे लोगों को भेजें जिसमें स्टेमिना हो कि 200-250 सफ़े का कोई कानून पढ़ सकें। अगर नहीं कर सकते तो फवाद चौधरी साहब हमारे साथ हैं। जल साहब जरा रुके, फवाद चौधरी साहब आखिर उसमें तहरीक इंसाफ के लोग भी थे, वैसे उसमें एतजाज़ एहसन भी थे उस कमेटी में, उसमें उसी कमेटी में शफकत महमूद साहब भी थे, शीरी मज़ारी साहिबा भी थी। PTI के लोगों का क्या बताना है कि उन्हें क्यों नहीं पता चल सका कि इतनी बड़ी तरमीम हो गई? देखिए, पहली बात तो यह है कि ये जो मसला है इसको तरमीम से या हम टेक्निकलिटी के ये पढ़ा नहीं गया या वो नहीं गया, बिल्कुल मैं जनरल खालिद नईम साहब की बात से एग्री करता हूँ। फ्रेंकली हमारे यहाँ रवाज नहीं है, खुसूसन हमारे MNAs जो हैं वो एक सफ़ा पढ़ने को भी तकलीफ़ नहीं करते हैं, और हमारा इसीलिए जो लेवल है डिबेट का पार्लियामेंट में वो बहुत ही लो है। हत्ता कि मीडिया पे जो डिबेट का लेवल है वो पार्लियामेंट से बहुत ऊपर है। ये बड़ी अनफॉर्चुनेट बात है, और जनरल खालिद साहब बिल्कुल सही कह रहे हैं कि इसके ऊपर जो है वो एक पार्लियामेंट्री, और इसकी बुनियादी वजह यह है कि आपकी लोकल गवर्नमेंट नहीं है। तो चूँकि लोकल गवर्नमेंट नहीं है तो वो तमाम लोग जिनको काउंसलर होना चाहिए या डिस्ट्रिक्ट नाज़म होना चाहिए, उनको भी हम सारे जो वो सारे MNA का इलेक्शन लड़ते हैं, MNA आ जाते हैं। सो वो तो एक स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स की बात कर रहे हैं, उसके ऊपर यकीनन आपको एक पूरा प्रोग्राम करना चाहिए, और क्या स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स पाकिस्तान को चाहिए उसके ऊपर बात होनी चाहिए। लेकिन ये जो इस वक्त ज़्यादा मसला आ रहा है ये बुनियादी तौर के ऊपर हुकूमत की पॉलिटिकल अथॉरिटी ना होने का है और एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटी ना होने का है। आप ये देखें कि ये जो मामला ख़त्म नबूवत के ऊपर या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात के ऊपर, इस बात के ऊपर कि वो आखिरी नबी है, पाकिस्तान में तो कोई इबहाम नहीं है। कोई भी शख्स पाकिस्तान में जो इस्लाम के साथ वाबस्ता है, जो मुसलमान है, उसका इस अकीदे के एतबार से तो हम तो समझते हैं कि हमारा अकीदा ही मुकम्मल नहीं है जब तक ख़त्म नबूवत का मामला ना हो। तो पार्लियामेंट के जो तमाम अरकान हैं उनके जो मैं ये समझता हूँ कि वो उतने ही मुसलमान हैं जितने बाहर के लोग जो मुसलमान होंगे। लिहाजा मैं अपने आप को इस कंट्रोवर्सी में या इस बहस में नहीं डालना चाहता कि कमेटी के लोग जो हैं उन्होंने इसके ऊपर तवज्जो नहीं दी या कुछ नहीं किया वो उसमें। लेकिन मुझे ये लगता है कि जो बुनियादी मामला है वो हुकूमत की एडमिनिस्ट्रेटिव रिट का है और वो
वो बहाल हो नहीं सकती एक दो इस्तीफों से, वो उसी से बहाल होगी जो इमरान खान ने सजेस्ट किया है कि आप वजीर आजम जाएं और पूरी हुकूमत। अच्छा मजहर, लेकिन बिल्कुल पूरी हुकूमत को जाना चाहिए और नए इंतखाबात लॉ मेकिंग। मजहर अब्बास साहब, एक टर्म मैंने कल भी कही है कि लेजिस्लेशन बाय स्टेल्थ बाय डिसेप्शन, लॉ मेकिंग बाय डिसेप्शन, लॉ मेकिंग बाय स्टेल्थ, यानी आप छुपा के बगैर डिक्लेयर किए। देखिए ये ट्रेजरी बेंचेस की जिम्मेदारी है एक डेमोक्रेसी में कि वो बताएं कि वो कानून में क्या तब्दीली कर रहे हैं। ये माना कि MNAs जो हैं वो फुली इक्विप्ड नहीं है, पूरी तरह से पढ़ते नहीं है 200 सफ़ात में, लेकिन यहाँ तो ओमिशंस हुए हैं। खाली तब्दीली की बात नहीं है कि आप पढ़ते तो पता चलता, यहाँ ओमिशंस हुए हैं। सिर्फ एक लाइन में लिखा हुआ था कि वो जो एक्ट है कंडक्ट ऑफ इलेक्शन एक्ट 2002 को ड्रॉप कर दिया गया, उससे तो आपको पता भी ना चलता। ये तो बाद में सूरत हाल वाज़ेह हुई कि जब इलेक्शन एक्ट 2002 को ड्रॉप किया गया, उसकी बहुत सी प्रोविजंस को वापस लाया गया, लेकिन 7B और 7C को नहीं लाया गया। और मिनिस्ट्री ऑफ लॉ ऐसी गलतियां नहीं करती, चूंकि SROs और ऑर्डर्स जब इशू होते हैं तो उसके अंदर तो डॉट कॉमा और सेमी कॉलन को भी मेंशन किया जाता है। तो आप समझते हैं कि ये इनकी जिम्मेदारी बनती है जो बाकी ऑपोजिशन के लोग कमेटी में थे, या बेसिकली ट्रेजरी की मजर बनती है जिम्मेदारी कि उन्होंने बताना था कि हम ये करना चाह रहे हैं ताकि लोग अपना एप्लीकेशन माइंड कर सकते? नहीं, देखें मोईद, ये कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी है। जब एक रिपोर्ट अगर आपने नहीं पढ़ी ना, इवन आखिरी वक्त में आप मुझे बताएं कि पार्लियामेंट के अंदर कितने कमेटी के मेंबर्स ने खड़े होकर ये बात की जो आप बात कह रहे हैं? किसी ने नहीं की ये बात। सब ने बाद में एडमिट किया, हाँ ये वो हमने नहीं देखा था। मेरा ख्याल है ये कलेक्टिवली कमेटी को ये रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी चाहिए कि उनसे चाहे दानिस्ता या नादानिस्ता या जिसने भी किया, और कमेटी को खुद इस पे प्रोब करना चाहिए था कि ये कैसे हो गया। उनको दोबारा मिलना चाहिए था, दोबारा प्रोब कैसे करना चाहिए था। रिस्पॉन्सिबिलिटी वो तो बाद में कर सकते हैं। इजाजुल हक साहब कमेटी को कैसे पता चलता? ये मैं फैक्चुअल, क्योंकि हमें 2 दिन, इजाजुल हक साहब हमें 2 दिन लग गए, इजाजुल हक साहब हमें 2 दिन लग गए। मेरी 7-8 लड़के लड़कियों की टीम 2 दिन लग गए। हमने देखा, हमें जब पता चला कि 22 अगस्त को क्या हुआ, 2 अक्टूबर को क्या हुआ, 5 अक्टूबर को क्या हुआ, 16 नवंबर को क्या हुआ, फिर हमें पता चला। जब सारे कागज हमने बिछा दिए और उसको देखा, तो कमेटी को कैसे पता चलता इजाजुल हक साहब, जब तक ट्रेजरी बताए? कमेटी को डॉक्टर साहब इसलिए नहीं पता लग सकता था क्योंकि उन्होंने जब जो चेंजेस लेकर आए, उन्होंने एक तरफ लिखा कि पुराने कानून में ये था, नए में ये है। इस खत्म नबूवत वाले में 7B 7C का कहीं जिक्र ही नहीं उसके अंदर। ये तो बाद में पता लगा जब हतमी रिपोर्ट आ गई, उस पर किसी ने देखा नहीं होगा, क्योंकि हमने तो सारा ये देखा जी कि ये पहले का तरीकाकार है, अब ये तरीकाकार होगा। पहले आप 2 से ज्यादा हल्कों से लड़ सकते थे, अब आप 2 से ज्यादा हल्कों से नहीं लड़ सकते। एक एग्जाम्पल दे रहा हूं मैं आपको, ओवरसीज पाकिस्तान को देना है नहीं देना, बायोमेट्रिक होना है कि नहीं होना, मशीनें खरीद सकते हैं कि नहीं खरीद सकते हैं। जी मजहर साहब। जी नहीं तो एजाज साहब ये बताएं कि जब ये चीज़ पता चली, जिस तरह हमदुल्ला साहब ने और शेख रशीद साहब ने ये पॉइंट आउट की, तो कितने कमेटी के मेंबर्स ने खड़े होकर ये बात की कि हाँ ये बहुत बड़ा वो हुआ है और इसमें जिम्मेदारी वजीर कानून पे आती है या जिस पर भी आप समझते हैं। लेकिन वहाँ नज़र ये आया कि कमेटी के मेंबर्स बिल्कुल चुप नज़र आए। कमेटी के मेंबर्स इस इशू पे बोले ही नहीं। जो अपोजिशन के लोग थे या जमीयत उलमा इस्लाम के जो रहनुमा थे, उन्होंने बात की। कमेटी के मेंबर्स जो थे वो इस मसले पर मुझे नहीं समझ में आया कि क्यों खामोश रहे। लेकिन साथ में अभी जो राजा जफरुल हक साहब का टिकर चल रहा है, वो किसी एक वजीर के हवाले से नहीं चल रहा। उनका टिकर ये चल रहा है कि वज़रा के इस्तीफ़ों से अगर ये मसला हल हो सकता है। अब मुझे नहीं पता कि ये एक से ज़्यादा वज़ीरों के इस्तीफ़े के मुतालबे की बात आ रही है क्या, और दूसरे ये कि बेसिक जो डिमांड्स हैं, अगर क्योंकि वो साथ में ये कह रहे हैं कि मुतालबात बढ़ेंगे, तो आप जब मुज़ाकरात करेंगे तो उनके मुतालबात जब सामने होंगे, तो अगर वो मुतालबात ऐसे हैं कि जो वज़ीर के इस्तीफ़े पर ख़त्म हो सकते हैं और जो चीज़ें हो चुकी हैं वो ऑलरेडी हो चुकी हैं, तो ये क्लियरिटी आनी चाहिए कि जो मुतालबात हैं वो बुनियादी तौर पे हैं क्या, और अगर वजीर का मुतालबा है या एक से ज्यादा वजीरों के मुतालबात हैं, तो वो मेरा ख्याल है अब सिचुएशन ऐसी है कि उन्हें इस्तीफा देना पड़ेगा। इजाजुल हक साहब, इजाजुल हक साहब पहले ये तो कम से कम करें कि हुकूमत से अपनी हमायत तो वापस लें। अभी तक तो इजाजुल हक साहब हुकूमत का हिस्सा है। पहले तो अपनी पार्टी का हमें बताएं कि वो आप हुकूमत के साथ हैं या खिलाफ हैं। हमारी पार्टी का इस इशू पर
110% हम अगर हुकूमत कोई उल्टा काम कर रही है हम उनके खिलाफ। मैं बिल्कुल क्लियर बात बता रहा हूँ। इस इशू पर क्या हुआ, या आप हुकूमत के साथ है या नहीं है? मैं ये कह रहा हूँ कि चार मीटिंग्स हुई, 4 मीटिंग्स हुई। पहली तारीख को मीटिंग हुई था, उसमें नहीं था 30-31 को। तो आप हमें बैठा लें, हम आपके साथ आ जाएंगे। नहीं तो अब आप हैं किधर? ये बता रहा हूँ कि 4 मीटिंग्स हुई, अब आप 4 मीटिंग्स के अंदर नहीं इजाजत तो हुकूमती बेंचों में बैठे हैं हम, अभी तो इसमें कोई शक वाली बात नहीं। लेकिन हमने जी जनरल साहब ये बात तो बता दूं सिर्फ, अगर आप इजाजत दें मुझे। जी मैं 4 मीटिंग जो हुई, 2 तारीख को मीटिंग हुई, पहली तारीख को मीटिंग हुई, उसके बाद 2 और मीटिंग्स हुई। हर मीटिंग के अंदर हुकूमत को ये बात बावर करवाई गई कि आप खुदारा इस मसले को जितना जल्दी हो सकता है हल करें। अभी धरना शुरू नहीं हुआ था, ठीक, उससे पहले उनको कहा कि ये बहुत सेंसिटिव मामला है, इसको जल्दी लेकर आए, इस इशू को खत्म करें और फिर अमेंडमेंट जो है वो लेकर आए। जल साहब ये जो सारी डिस्कशन हुई है, क्या उससे आपके जहन में ये बात वाज़ेह हुई है कि यहाँ पर एक लेजिस्लेशन एंड लॉ मेकिंग बाय डिसेप्शन एंड स्टेल्थ है? यहाँ पे BA MA का या कम पढ़ाई लिखाई का ज्यादा चक्कर नहीं है, ना इसका है कि पढ़ते तो पता चलता, यहाँ पढ़ के पता ना चलता, यहाँ जब तक ट्रेजरी बताती ना कि हम ये तब्दीली करना चाह रहे हैं, किसी को पता नहीं चल सकता था। या आपको चलें, बहरहाल वो तो एक अलग बात है। इसका मतलब ये है कि जो लोग उस वक्त अपना वोट डाल रहे थे या अपना शो कर रहे थे यस, तो उन्होंने वो चीज़ पढ़ी नहीं थी, इसको तो छोड़ दें। मैं एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ की तरफ आपकी तवज्जो दिलाना चाहता हूँ कि ये जो इसको हैंडल करने का तरीका, इसमें जो नाकामी हुई है और अब भी जिस तरीके से मामलात है, ये जो मैं सिस्टम फेलियर की बात कर रहा हूँ, जो कि सिर्फ इस हुकूमत के कंधों पर मैं नहीं डालूँगा, कई हुकूमत की वजह से है। ये जब तक आप ठीक नहीं करेंगे, देखें जब नर्सें इकट्ठी हो जाती हैं आपसे हैंडल नहीं होती, जब डॉक्टर इकट्ठे हो जाते हैं आपसे हैंडल नहीं होते, जब असातिज़ा इकट्ठे हो जाते हैं आपसे हैंडल नहीं होते, जब धरने होते हैं आपसे हैंडल नहीं होते। तो भाई बैठ के सोचें तो सही कि आपका इंटेलिजेंस का निज़ाम, आपका पुलिस का निज़ाम, आपका जो बाकी इनको कंट्रोल करने के निज़ाम है, जो कहते हैं कि सियासतदानों की अवाम के नब्ज़ होती है, वो समझते हैं कि वो क्या चाहते हैं, वो भी उनको समझ नहीं आ रही। तो देयर इज़ समथिंग रॉन्ग, देयर इज़ समथिंग बिग विच इज़ रॉन्ग। तो ये जब तक आप अपना जुडिशल सिस्टम, अपना एजुकेशन सिस्टम, अपना पुलिस सिस्टम इसको ठीक नहीं करते, इसकी बारीकियों में आप नहीं जाते। ये पुलिस जो कि डंडे लेकर खड़ी हुई थी और एक लाइन में भी नहीं खड़ी हुई थी, इस पुलिस से आप क्या एक्सपेक्ट करते हैं? अगर ये इस पुलिस के साथ सिर्फ वहाँ सिपाही खड़े होते, आपको एक अफसर नजर नहीं आता था, वहाँ आप क्या एक्सपेक्ट करते हैं? तो ये सिस्टम ब्रोकन डाउन माय डियर, और ये इतना आराम से आप इसको सीधा नहीं करते। मुझे एक ब्रेक लेने दीजिए। जान साहब सही कहते हैं कि इंटेलिजेंस कहाँ थी, देयर इज समथिंग रॉन्ग। इंटेलिजेंस तो लगी हुई टेलीविजन एंकर्स के पीछे, उनके टेक्स्ट मैसेजेस, उनके ईमेल्स, उनके ट्विटर, उनके फेसबुक के पीछे। तो जब एक इंटेलिजेंस एक मुल्क में IB यही काम करती है, जो पॉलिटिकल इंटेलिजेंस है, तो इस किस्म के जो गंभीर कॉम्प्लेक्स इशू हैं, ये IB वालों को खुल के सुनना चाहिए। वो फिर उनकी कैपेसिटी में नहीं रहते हैं। और ये जो तल्ख और पेनफुल हमारे सामने एक्सपीरियंसेस हैं, इसके बाद अगर हुकूमत को और पाकिस्तान में सियासी जमातों को ये बात समझ आए कि डोंट डू लेजिस्लेशन बाय स्टेल्थ, ये छुपा के, फ्रॉड करके, बेवकूफ़ बना के पाकिस्तान में 4 साल से जो लेजिस्लेशन करने का तरीका किया गया है कि किसी को पता ही ना चले कि आप क्या कानून बना रहे हैं, ये ड्रामा बंद कर दें खुदा के लिए। एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद इस बात को आगे बढ़ाते हैं। नाज़रीन वेलकम बैक। नाज़रीन ये बात तो वाज़ेह है कि तहरीक इंसाफ और उनके स्पोक्स पर्सन फवाद चौधरी साहब इस प्रोग्राम में भी ये कह रहे हैं कि अब हल ये नहीं है कि एक आध मिनिस्टर या 2 मिनिस्टर रिज़ाइन करें। अब वज़ीर आज़म खाकान अब्बासी को इस्तीफ़ा देना चाहिए, इंटरिम गवर्नमेंट बननी चाहिए, इलेक्शन की तरफ जाना चाहिए। इस पर सबकी ओपिनियन लेते हैं। मज़र आप समझते हैं कि अब 1-2 इस्तीफ़ों से गुजारा हो जाएगा, या जो फवाद चौधरी कह रहे हैं इसमें वज़न है, इसमें दलील है? नहीं देखिए, ज़ाहिर है फवाद अपनी पार्टी की पॉलिसी बता रहे हैं, लेकिन मेरा ख्याल है इस स्टेज पे शायद आज से जब नवाज शरीफ साहब को नाअहल करार दिया था, अगर उस वक्त लेते तो वो एक बिल्कुल डिफरेंट सिनेरियो था। आज के सिनेरियो में अगर इस्तीफ़ा देते हैं और असेंबली गवर्नमेंट ख़त्म करते हैं, तो फिर मुस्लिम लीग नून खुद पॉलिटिकली कहाँ स्टैंड करेगी? चाहे आप मॉरली ले लें या पॉलिटिकली ले लें या इलेक्टोरली ले लें, आज की सिचुएशन में जो स्टैंड करेगी इस नहीं, वो एक अलग बात है। आप कह सकते हैं कि आप बाय फोर्स वो कर लेंगे, वो एक
नहीं, वो आपकी पोजीशन है। आप मेरी पोजीशन मेरी से पूछा है ना, वो तो आप अपनी आपकी दलील क्या है? आप कह रहे हैं कि पीएमएलएन का क्या होगा या हुकूमत का क्या होगा? दो मुख्तलिफ चीजें हैं ना, एक पीएमएलएन है, एक हुकूमत है। पीएमएलएन की बात हुकूमत संभाल सकती। मुझे ये बताएं ना कि अगर आज असेंबली डिसॉल्व कर दें शाहिद खाकान अब्बासी और इलेक्शन कॉल कर दें, तो आज की सिचुएशन में मुस्लिम लीग नून की क्या पोजीशन बनेगी? आप रियलिस्टिकली देख तो नून के तो इंटरेस्ट में नहीं है, कहां स्टैंड करेगी? उससे बेहतर बनेगी, नून के इंटरेस्ट में नहीं है, होगी जो महीने बाद होगी। नून के इंटरेस्ट, मुस्लिम लीग नून के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर आप देखें तो मुस्लिम लीग नून के इंटरेस्ट में नहीं है। और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने खुद आज ये बात की है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी भी नहीं चाह रही। एक और सियासतदान से पूछते हैं, जनाब इजाजुल हक साहब, आपका मुस्लिम लीग इजाजुल हक साहब, मुस्लिम लीग नून के तो यकीनन इंटरेस्ट में नहीं है कि इस तरह से रिजाइन करे और लोगों के पास जाए, लेकिन क्या सूरत हाल में अब इतना है कि ये कॉन्फिडेंस की संभाल सकते हैं, इतना एतमाद में है, इतनी कैपेसिटी रह गई है खाकान अब्बासी साहब की कैबिनेट में? देखिए, अब दिन ब दिन चलाना तो मेरा ख्याल है कि काफी मुश्किलात का सामना करना पड़ेगा। ये बात सही थी कि उस वक्त जब ये फैसला हुआ था, जब शाहिद खाकान अब्बासी को बनाया प्राइम मिनिस्टर, एक पार्टी का भी सदर बना देते उस वक्त कोई अपना, और फिर ये डिसॉल्व करके अगर दोबारा इलेक्शन करवाए थे तो वो और बात ही। आज इनकी मॉरल अथॉरिटी थोड़ी सी इरोड हो गई है इस इशू की वजह से। ये इशू अगर इन्होंने क्लियर ना किया और इनको इलेक्शन में जाना पड़ गया तो इतनी मार पड़ेगी कि आप सोच नहीं सकते। क्यों, मुझे मालूम है ना, मैं गुजरा हूँ 2007 के उस सिनेरियो से जिसमें कि हमने कोशिश की कि ये ऑपरेशन ना हो। पीएमएलएन हमारे साथ उस वक्त खड़ी हुई थी कि जनाब ऑपरेशन ना हो, बंदूक ना चले, गोली ना चले, ये ना हो, वो ना हो। और उसके बाद मुझे मालूम है कि जिस तरह हमें उसको फेस करना पड़ा और इलेक्शन में जो हाल हुआ वो भी सबके सामने है, और उसके बाद जो खतरात का हमने सामने किया वो भी हमारे सामने था। तो इसलिए इस वक्त मुस्लिम लीग को ये साबित करना पड़ेगा नजरिया कहाँ से लेकर आ गए हैं। जनरल साहब जी, मैं नॉन पॉलिटिकल व्यू देना चाहता हूं कि अगर आज भी गवर्नमेंट अपनी तवज्जो गवर्नेंस की तरफ दे सकती है तो इसको चलते रहना चाहिए, लेकिन अगर इसकी तवज्जो इसी तरीके से स्प्लिट है, बल्कि ज़्यादा तवज्जो इस बात पर है, गवर्नेंस की तवज्जो नहीं है कि ये कैसे संभालना है अपने मुकदमात को और उनको, तो फिर ये नहीं चल सकता काम। फिर ये नहीं मैं कहता कि इनको ये नॉन पॉलिटिकल है, ये फौज की ओपिनियन है, फिर रहेंगे। ये मेरी जाती ओपिनियन है, ये नॉन और वो ये है कि अगर ये तवज्जो नहीं दे सकते। अच्छा मोहित साहब, मैं मेरी और नॉन पॉलिटिकल, हाँ जी, ये मेरी नॉन पॉलिटिकल ओपिनियन है कि अगर ये तवज्जो नहीं दे सकते तो इनको। मोहित, ये जो गवर्नेंस है उसके लिए जो साइना क्वा नॉन है, जिसकी जो सबसे इंपॉर्टेंट शर्त है वो आपके पास अथॉरिटी होना है। जब आपके पास पॉलिटिकल अथॉरिटी नहीं होती तो आप गवर्नेंस नहीं कर सकते हैं। ये जो मजर साहब कह रहे हैं उसमें वजन होगा, लेकिन मुझे आप बताइए कि ये जो सिचुएशन, जिस तरीके से रेत मुट्ठी से निकलती है वैसे इनकी अथॉरिटी खत्म हो गई है। आप मैं ऐसे कहता हूँ, आप पीटीआई पीएमएलएन की टर्म्स में भी ना सोचें, मुल्क के टर्म्स में सोचें। आप मुझे बताएं, जिस केओस में आप मुल्क को डाल रहे हैं। क्विकली मजर, 30 सेकंड का एक फवाद, एक और बीच का हल ये हो सकता है कि नवाज शरीफ साहब के पास जो है वो इस वक्त सबसे ज़्यादा पोजीशन है जो वो पोजीशन ले सकते हैं। एक तो ये कि वो पार्टी की सदारत से इस्तीफ़ा दे दें और शहबाज शरीफ साहब को पार्टी का सदर बना दें, और शहबाज शरीफ साहब को गवर्नमेंट चलाने दें। नहीं, वो जब होगा वो तो अलग बात है ना, लेकिन आज की सिचुएशन में पार्टी की सदारत। सर, आपको इलेक्शंस में जाना पड़ेगा, आप चाहे जोर लगा लें, हफ्ता और गुजार लें, आप 2 हफ्ते और गुजार लें, इसमें सिर्फ पाकिस्तान का नुकसान हो रहा है। इलेक्शन डिले करके अपने 4 दिन और गाड़ियां सरकारी आप इस्तेमाल कर लेंगे, कोई क़यामत नहीं आएगी, बट नॉट इन टर्म्स ऑफ पार्टी आप ना सोचें, आप इन टर्म्स ऑफ कंट्री सोचें। और आप पाकिस्तान को इस वक्त सवाए इलेक्शंस के कोई और नहीं बचा सकते।
फवाद चौधरी साहब, बहुत शुक्रिया। तमाम मेहमानों का, गेस्ट का बहुत शुक्रिया। ये बात तो वाज़ेह है कि इस वक्त रिज़ाइन अगर करेंगे खाकान अब्बासी साहब तो PMLN को सियासी तौर पे बहुत नुकसान हो सकता है, लेकिन हालात और हवादिस यही बताते हैं कि अब ताकत में रहने से भी कोई फ़ायदा नहीं होगा। ये रेत की वाकई मुट्ठी से रेत निकलती चली जा रही है। हुकूमत की सियासी और उसकी जो इखलाकी हैसियत है उसमें इतनी कमी वाक़ हो चुकी है कि उसको बहाल करना एक बहुत बड़ा मिरेकल या मौजज़ा ही होगा कि इसे बहाल कर पाएँ। नाज़रीन, इतना ही, फिर आपसे मुलाकात होती है अगले हफ्ते। बहुत शुक्रिया।